सलाम सामीन, मेकिंग ऑफ पाकिस्तान सीरीज की ये तीसरी वीडियो है। पिछली वीडियो में हमने जिक्र किया था 19th सेंचुरी के उन हालात का जिनके तहत हिंदुस्तानी मुसलमानों में अलग कौम होने का एहसास पैदा होने लगा था। और आज हम बात करेंगे उस शख्सियत की जिसने इन हालात के तकाज़ों को समझा और इन हालात में हिंदुस्तानी मुसलमानों को लीड किया। ये शख्सियत थे सर सैयद अहमद खान। 19th सेंचुरी के अरसे के दौरान हिंदुस्तान के मुसलमान गुर्बत और जहालत की दलदल में धंसे हुए थे। वो अपना मकाम, अपना एतमाद और अपनी उम्मीद खो बैठे थे। इस पिसे हुए मायूस तबके के दिल में किस तरह सर सैयद ने आगे बढ़ने की उम्मीद पैदा की और किस तरह उन्हें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया, इस बारे में तो हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। लेकिन आज की वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि टू नेशन थ्योरी के हवाले से सर सैयद की सोच क्या थी और क्या सर सैयद हिंदुओं और मुसलमानों को दो अलग नेशन समझते थे। आमतौर पर सर सैयद को टू नेशन थ्योरी का बानी कहा जाता है, लेकिन सर सैयद की राइटिंग्स का मुताला किया जाए तो पता चलता है कि सर सैयद को टू नेशन थ्योरी के उस वर्जन के साथ जोड़ना बिल्कुल गलत है जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान मूवमेंट चलाई गई और जिस वर्जन के मुताबिक मुसलमान अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी की बुनियाद पर हिंदुओं से अलग कौम है। मजहब के हवाले से सर सैयद एक सेकुलर सोच रखते थे। वो अपने आप को बहुत बड़ा लिबरल कहा करते थे। सर सैयद मजहब को इंसान का ज़ाती मामला समझते थे और मजहब को सोसाइटी और पॉलिटिक्स से अलहदा रखने की तलकीन किया करते थे। जनवरी 1983 में पटना में की गई एक स्पीच में सर सैयद कहते हैं, हिंदू या मुसलमान होना इंसान का ज़ाती अकीदा है जिसका इंसान के बाहमी ताल्लुकात से कुछ लेना देना नहीं है। इंसान की ज़ात के दो हिस्से हैं, एक इंसान का मजहब है जो खुदा का हिस्सा है और एक अखलाक और हमदर्दी है जो इंसानों का हिस्सा है। खुदा का हिस्सा खुदा के लिए छोड़ो और जो हिस्सा इंसानों का है उससे गर्ज रखो। सर सैयद मजहबी तासुब के भी शदीद खिलाफ थे, चाहे इसका मुजाहरा हिंदुओं की जानिब से हो या मुसलमानों की जानिब से। अपने एक मजमून में सर सैयद लिखते हैं, हम मुसलमानों में एक बहुत बड़ी गलती ये है कि हम तासुब को अच्छा समझते हैं और जो शख्स अपने मजहब में मुतासब हो, यानी जो दूसरे मजहब के लोगों को बुरा समझे और उन्हें हिकारत की निगाह से देखे, तो हम ऐसे शख्स की तारीफ करते हैं कि उसका ईमान बहुत मजबूत है। मगर ऐसा समझना सबसे बड़ी गलती है जिसने हकीकत में मुसलमानों को बर्बाद कर दिया है। हमारा मजहब और मजहबी उलूम दुनिया और दुनियावी उलूम से बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। सर सैयद हमेशा हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान रवादारी और टॉलरेंस को प्रमोट करते थे और हर उस बात की मुखालिफत किया करते थे कि जिसकी वजह से हिंदुओं और मुसलमानों में दूरी पैदा हो। हत्ता कि गाय की कुर्बानी के मुतालिक हमेशा उनकी राय रही कि अगर हिंदू और मुसलमानों में दोस्ती कायम रहे तो ये दोस्ती हमारे लिए गाय की कुर्बानी से बहुत बेहतर है और मुसलमानों का गाय की कुर्बानी पर इसरार करना जहालत की बात है। लेकिन इस सब के साथ साथ हिंदुस्तान में सर सैयद ही वो पहली शख्सियत थे जिन्होंने सबसे पहले इस खदशे का इजहार किया था कि उन्हें हिंदुस्तान में हिंदुओं और मुसलमानों का साथ चलना महाल दिखाई देता है। लेकिन सर सैयद के नज़दीक इसकी वजह मजहब नहीं बल्कि मजहबी तासुब था। सर सैयद का कहना था कि मुझे यकीन है कि हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमान इकट्ठे नहीं रह सकेंगे क्योंकि इंडिया में रिलीजियस इनटॉलरेंस बहुत ज़्यादा है और ये इनटॉलरेंस पढ़े लिखे एजुकेटेड लोगों में ज़्यादा है। ये बात सर सैयद ने उस वक्त कही कि जब 1867 में बनारस के हिंदुओं ने सरकारी दफातर और अदालतों से उर्दू स्क्रिप्ट को ख़त्म करवाने की तहरीक चलाई। सर सैयद कहते थे कि ये पहला मौका था जब मुझे यकीन हो गया कि हिंदुओं और मुसलमानों का बतौर एक कौम के साथ चलना और दोनों को मिलाकर सबके लिए साथ साथ कोशिश करना महाल है। 1867 की उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी के बाद सर सैयद की तबीयत हिंदुओं से खटक गई थी, मगर इसके बावजूद वो अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करते रहे कि हिंदुओं और मुसलमानों में कौमी इत्तेहाद पैदा हो सके। अपनी पब्लिक स्पीचेस में सर सैयद हमेशा इस उसूल का प्रचार करते थे कि हिंदुस्तान की भलाई इसी में है कि हिंदू और मुसलमान एक कौम की तरह मिलजुल कर रहें। 27 जनवरी 1884 को सर सैयद ने गुरदासपुर में एक लेक्चर के दौरान इस मौजू पर तफसीली बात की। सर सैयद का कहना था, इस वक्त हिंदुस्तान में खुदा के फजल से दो कौमें आबाद हैं और इस तरह से आबाद हैं कि एक का घर दूसरे से मिला है, एक की दीवार का साया दूसरे के घर में पड़ता है, एक आबो हवा के शरीक हैं, एक दरिया या कुएं का पानी पीते हैं, मरने जीने में एक दूसरे के रंजो राहत का शरीक होता है, एक दूसरे से मिले बगैर चारा नहीं। बस किसी चीज़ में जो मुआशरत से ताल्लुक़ रखती है, इन दोनों को अलहदा अलहदा रखना दोनों को बर्बाद कर देता है।
पुरानी किताबों में देखा और सुना है और अब भी देखते हैं कि कौम का इत्तलाक एक मुल्क के रहने वालों पर होता है। अफगानिस्तान के मुख्तलिफ लोग एक कौम कहे जाते हैं, ईरान के मुख्तलिफ लोग ईरानी कहलाते हैं, यूरोपियन मुख्तलिफ ख्यालात और मुख्तलिफ मज़ाहिब के हैं, मगर सब एक कौम में शुमार होते हैं। गर्ज़ के कदीम ज़माने से कौम का लफ्ज़ एक मुल्क के बाशिंदों के लिए बोला जाता है। ए हिंदू और मुसलमानों, क्या तुम हिंदुस्तान के सिवा और मुल्क के रहने वाले हो? क्या इसी ज़मीन पर तुम दोनों नहीं बसते? क्या इसी ज़मीन पर तुम दफन नहीं होते हो? या इसी ज़मीन के घाट पर जलाए नहीं जाते? इसी पर मरते हो और इसी पर जीते हो। तो याद रखो कि हिंदू और मुसलमान एक मजहबी लफ्ज़ है, वरना हिंदू, मुसलमान और ईसाई जो इस मुल्क में रहते हैं, इस एतबार से सब एक कौम है। जब ये सब गिरोह एक कौम कहे जाते हैं तो इन सब को मुल्की फ़ायदे में, जो इन सब का मुल्क कहलाता है, एक होना चाहिए। सो हम देख सकते हैं कि अगरचे सर सैयद ये रियलाइज़ करते थे और बहुत अफसोस के साथ रियलाइज़ करते थे कि हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमान एक कौम नहीं है, लेकिन सर सैयद के नज़दीक हिंदुओं और मुसलमानों का अलग कौम होना रिलीजन पर नहीं बल्कि रिलीजियस इंटॉलरेंस पर बेस करता है। यानी हिंदू और मुसलमान अपने मज़हब की वजह से अलग कौमें नहीं हैं, बल्कि अपने तासुब और तंग नज़री की वजह से अलग कौम है। सर सैयद जानते थे कि 19वीं सेंचुरी के दौरान हिंदुओं और मुसलमानों में एक दूसरे का तारीखी दुश्मन होने की फीलिंग्स बहुत नुमायां हो चुकी थी। ये दुश्मनी इस कदर बढ़ चुकी थी कि बकौल सर सैयद, अगर आज अंग्रेज़ इस मुल्क से चले जाते हैं तो हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान इक़्तिदार को लेकर एक सिविल वॉर छिड़ जाएगी, और जब तक इनमें से एक कौम दूसरी कौम पर गालिब नहीं आ जाती, मुल्क में अमन कायम नहीं होगा। एट द सेम टाइम सर सैयद की ख्वाहिश थी कि हिंदुस्तान में रिलीजियस टॉलरेंस को प्रमोट किया जाए और मज़हब को सोशल और पॉलिटिकल मामलात से दूर रखा जाए, ताकि हिंदू और मुसलमान अपने मजहबी इख्तिलाफात भुलाकर एक कौम की तरह मिलजुल कर साथ रह सकें। एग्जैक्टली यही वो सोच थी जिसका इजहार किया सर सैयद ने 1887 में, जब उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की मुखालिफत करते हुए पहली मर्तबा पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में टू नेशन थ्योरी का आर्गुमेंट यूज किया। 1885 में इंडिया की पहली पॉलिटिकल पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस का कयाम अमल में आया। अपने कयाम के साथ ही कांग्रेस ने रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस की डिमांड करना शुरू कर दी। कांग्रेस की डिमांड थी कि वाइसराय की लेजिस्लेटिव काउंसिल में हिंदुस्तान के मुंतखब नुमाइंदों को शामिल किया जाए, जो वोट के जरिए इलेक्ट होकर आएं और जिनके पास ये पावर हो कि वो इंडिया का बजट बनाने में हिस्सा ले सकें। ये वो पॉइंट था जब सर सैयद ने कांग्रेस की डिमांड को टू नेशन थ्योरी की बुनियाद पर रिजेक्ट किया। सर सैयद का कहना था कि वो डेमोक्रेसी और रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ नहीं है, बल्कि उनके लिए ये बहुत खुशी की बात है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ये मंजर देख लिया कि हिंदुस्तान के लोग सेल्फ गवर्नमेंट की मांग कर रहे हैं। लेकिन सर सैयद साथ में ये भी कहते हैं कि हिंदुस्तान में जमहूरी उसूलों के नाफिज करने में एक दिक्कत है। वो दिक्कत ये है कि डेमोक्रेसी के उसूल इंग्लैंड जैसे मुल्क के लिए तो बहुत अच्छे हैं, जहां एजुकेशन और टॉलरेंस की वजह से मजहबी और समाजी इख्तिलाफात ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि वहां की मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ सोशल और पॉलिटिकल मामलात में अपने इख्तिलाफात भुलाकर एक कौम बन गई हैं, और वहां क्रिश्चियंस को यहूदियों के लिए वोट देने में कोई आर नहीं होता। लेकिन हिंदुस्तान जैसे मुल्क में जहां ज़ात पात और मज़हब के इख्तिलाफात ज़ोरों शोर से जारी हैं, वहां रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस जारी करने से बड़ी मुश्किलें और ख़तरात पेश आएंगे, क्योंकि अभी हिंदुस्तानियों में वो तहम्मुल और बर्दाश्त मौजूद नहीं है कि लोग मज़हब के फ़र्क को इग्नोर करके एक दूसरे के साथ एक कौम का बर्ताव करें। अगर इंडिया में डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स लागू किए जाएंगे तो लामहला बड़ी कौम छोटी कौम पर गालिब आने की कोशिश करेगी, जिसकी वजह से मुख्तलिफ कौमों के दरमियान मजहबी इख्तिलाफात मजीद बढ़ जाएंगे। अब तक के डिस्कशन से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि सर सैयद की टू नेशन थ्योरी का कॉन्टेक्स्ट उस रिलीजियस टू नेशन थ्योरी से बिल्कुल मुख्तलिफ था जिसकी बुनियाद पर 1940s में पाकिस्तान मूवमेंट चलाई गई। सर सैयद की पॉलिटिक्स कम्यूनल नहीं, एंटी कम्यूनल थी। सर सैयद इंडियन सोसाइटी में मौजूद हिंदू मुस्लिम डिवाइड का इदराक रखते थे, लेकिन ये डिवाइड उनके लिए मैटर ऑफ प्राइड नहीं बल्कि मैटर ऑफ शेम था। सर सैयद हिंदू मुस्लिम डिवाइड को एक्नॉलेज करते थे, लेकिन वो इस डिवाइड को अप्रूव नहीं करते थे। एज अ पॉलिटिकल लीडर सर सैयद एक प्रेगमेटिक, प्रोग्रेसिव, सेकुलर और लिबरल सोच रखते थे, लेकिन चूंकि ये तसव्वुरात पाकिस्तान की इस्लामिक आइडियोलॉजी के साथ बहुत ज़्यादा मुनासबत नहीं रखते हैं, इसी वजह से पाकिस्तान की हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में सर सैयद की सोच को इस्लामाइज करने की कोशिश की जाती है और सर सैयद की टू नेशन थ्योरी को मजहबी रंग में पेश किया जाता है। पाकिस्तान की हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स बताती हैं
सर सैयद ने मुसलमानों को एक अलहदा कौम साबित किया और हजरत मुजद्दद अलिफ सानी और शाह वलीउल्लाह के अफकार को आगे बढ़ाया। सर सैयद ने कहा कि मुसलमान जुदागाना सकाफत और मजहब के हामिल हैं और हर एतबार से एक मुकम्मल कौम का दर्जा रखते हैं। सर सैयद अहमद खान के नज़रियात की ये इंटरप्रिटेशन हकाइक के खिलाफ और हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करने के मुतरादिफ है। स्पेशली ये कहना कि सर सैयद ने शाह वलीउल्लाह के अफकार को आगे बढ़ाया एक बिल्कुल इर्रेशनल और रिडिकुलस बात है। शाह वलीउल्लाह तो एक मजहबी शख्सियत थे जो वहाबी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते थे। उनका फ़लसफ़ा ये था कि मुसलमानों के ज़वाल की वजह दीन से दूरी है, क्योंकि हिंदुस्तानी मुसलमानों ने इस्लाम में बहुत सी गलत रसूमात और बिदतें शामिल कर ली हैं। सो उनका मिशन ये था कि हिंदुस्तानी इस्लाम को बिदतों से पाक किया जाए। वो चाहते थे कि कब्रों की ज़ियारत, उर्स की महफ़िलों और शियों की मजालिस पर पाबंदी लगाई जाए। वो होली और गंगा स्नान जैसी हिंदू रिलीजियस गैदरिंग्स को भी बैन करवाना चाहते थे। साथ ही साथ उनकी सोच थी कि अगर हिंदुस्तानी मुसलमान दोबारा उरूज हासिल करना चाहते हैं तो उन्हें अंग्रेज़ों, हिंदुओं और सिखों के खिलाफ मुसल्लह जिहाद करना होगा। दूसरी तरफ सर सैयद की सोच शाह वलीउल्लाह की सोच के बिल्कुल ऑपोजिट थी। सर सैयद दूसरों के मजहबी अकायद को गलत कहने को बुरा समझते थे। सर सैयद चाहते थे कि मजहब को समाजी मामलात से दूर रखा जाए। वो चाहते थे कि हिंदू और मुसलमान एक कौम बनकर रहें, और वो चाहते थे कि मुसलमान अंग्रेजी हुकूमत के वफादार रहें। और वो रिवायती ख्यालात जिन्हें शाह वलीउल्लाह और दीगर उलमा मजहबी तालीमात के तौर पर प्रमोट करते थे, सर सैयद के नज़दीक यही ख्यालात मुसलमानों के डाउनफॉल की असल वजह थे। इस सब के बाद ये बात कहना कि सर सैयद ने शाह वलीउल्लाह के अफकार को आगे बढ़ाया, ये बात ऐसी ही मुज़ाहका खेज़ है जैसे आज के दौर के हिसाब से हम ये बात कहें कि परवेज़ हूद भाई खादिम रिजवी के अफकार को आगे बढ़ा रहे हैं। सर सैयद के सेकुलर और रैशनल ख्यालात कभी भी रिवायती उलमा के नज़दीक काबिल कबूल नहीं रहे। उनकी ज़िंदगी में भी सर सैयद पर कुफ्र के फतवे लगते रहे, और आज के मजहबी उलमा भी सर सैयद के लिबरल ख्यालात को गुमराह कुन करार देते हैं और उनकी रैशनल अप्रोच को फितने से ताबीर करते हैं। जो एक नोट यादगारी 75 का शाया किया गया, उस पर जिस मरदूद की तस्वीर दी जा रही है, उसका इस मुकद्दस पाकिस्तान से ताल्लुक क्या है? ताहम इस सब के बावजूद सर सैयद की शख्सियत इतनी कदावर है कि रिवायती मजहबी उलमा भी उनको डिसोन नहीं कर सके, जिसकी वजह हिंदुस्तान की मुस्लिम कम्युनिटी के लिए सर सैयद की गिरां कदर खिदमात हैं। सर सैयद की इन खिदमात का तज़किरा हम इस सीरीज़ की अगली वीडियो में करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।